संगोष्ठी आयोजित हुई। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में दुर्ग के साइंस कॉलेज में मुख्य अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे रही समेत कई मुख्य अतिथि और छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और एमएसएमई उद्योग के महामंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष शामिल हुए, जिन्होंने देश के विकास में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उपस्थित जन को संबोधित कर समर्थन करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने आचार संहिता में चुनाव आयोग की गतिविधियों में होने वाले खर्च और प्रशासनिक कार्य की रुकावट की जानकारी देते हुए पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से जनता को होने वाले लाभ की जानकारी साझा की है। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज संगोष्ठी थी और इसके आयोजक चैंबर ऑफ कॉमर्स साथ ही साथ एमएसएमई के संगठन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। सबके मन में एक भाव है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, इससे श्रम बचेगा, शक्ति बचेगी, संसाधन बचेंगे, संपत्ति बचेगी और उसके कारण देश का विकास होगा। लोग बहुत सारी व्यवस्था से जो जूझते रहते हैं, अधिकारी भी परेशान, कर्मचारी भी परेशान और जनता भी परेशान है। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए आवश्यक है एक देश एक चुनाव, ताकि सारे चुनाव एक साथ हो और उसका लाभ देश के विकास में लगे। उसके लिए आज पूरे देश में विचार मंथन चल रहा है और सबके मन में ये भाव है कि सिर्फ राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए एक देश एक चुनाव होना चाहिए और उसके लिए अगर संविधान संशोधन की बात है तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को सब पत्र भी लिख रहे हैं, सोशल मीडिया में इसको शेयर भी कर रहे हैं और एक अभियान के रूप में ये चल रहा है। बिहार चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए तो सरकार ने आवास देने की बात, निश्चित रूप से जो हमने वादा किया था उसको पूरा कर। कांग्रेस का कहना है कि आचार संहिता पहले हमने 10 लाख कर दिया था। क्या बताएंगे? कांग्रेस देखिए फालतू बात करती है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती है और झूठ का मुंह काला, ये तो पहले ही जनता कर चुकी है। सच्चा का बोलबाला और झूठा का मुंह काला, ये तो जनता कर चुकी है। इतने लाखों लोगों के आवास का अधिकार छीनने वाला व्यक्ति बोलेगा कि मैंने दिया, ये बहुत निंदनीय है, अशोभनीय है और जनता इसको जानती है। आज भिलाई में कला मंदिर में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं एमएसएमई उद्योग संघ दुर्ग की तरफ से मिलकर ये वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें यहाँ पे दुर्ग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विजय बघेल जी, श्री शिवरतन शर्मा जी जो कि मुख्य वक्ता रहे, उन्होंने यहाँ पे आकर सभी व्यापारीगण, मातृशक्ति एवं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे बताए कि राष्ट्र में अगर वन नेशन और वन इलेक्शन रहेंगे तो कैसे उसके फायदे हो सकते हैं। निश्चित तौर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके कई फायदे बताए हैं कि इससे देश की जनता को काफी रियायत मिलेगी। मतलब मानसिक जो टेंशन रहती थी हर बार इलेक्शन अलग अलग होने के कारण, उससे निजात मिलेगी। काफी पैसा बचेगा, जो पैसा बचेगा वह देश की उन्नति के लिए काम आएगा। व्यापारी होने के नाते आपको क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन कितना प्रभावशाली है? बहुत प्रभावशाली रहेगा। इससे प्रभावशाली इसलिए रहेगा क्योंकि एक बार में जब एक इलेक्शन होते हैं तो व्यापारीगण थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। इससे ये रहेगा कि जो अननेसेसरी जो हम लोग को मेंटल हरासमेंट्स भी होती हैं उससे बचाव मिलेगा, क्योंकि पहले लोकसभा हुआ फिर विधानसभा हुआ, तो इसमें व्यापारीगण बहुत तकलीफ में रहते हैं क्योंकि बहुत निश्चित तौर से व्यापारीगण को हर तरह के टैक्सेस से जूझना पड़ता है। अगर हर बार अलग अलग इलेक्शन रहेंगे तो उस वक्त टैक्सेस के स्लैब्स अलग हो जाते हैं, कभी रॉ मटेरियल के रेट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उससे व्यापारीगण को बहुत तकलीफ आती है। तो निश्चित तौर से वन नेशन वन इलेक्शन जब होंगे पूरे राष्ट्र में तो ये व्यापारीगणों को बहुत फायदा होगा, बहुत पैसा भी बचेगा और वह पैसा व्यापारियों के भी काम आएगा। मोहन नगर थाना अंतर्गत पारिवारिक विवाद में चाचा ने अपने बेटे के साथ मिलकर 2 भाइयों को जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि एक भाई की हुई मौत, दूसरे का इलाज अभी जारी है। इसी संबंध में आज पुलिस द्वारा प्रेस वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि पारिवारिक विवाद में चाचा गिरधारी शर्मा और बेटे उदय शर्मा के द्वारा 2 भाई चेतन और अंकित के साथ मारपीट की
तो वहीं अंकित को अंदरूनी चोट लगी। तुरंत आसपास के लोगों ने जो है उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी मौत हो गई। वहीं चेतन का इलाज चल रहा है। पुलिस ने बेटा उदय शर्मा को जो है पकड़ लिया और गिरधारी शर्मा तलाश को जो है पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से जो है पूछताछ की जा रही है। मामला ऐसा है कि दो पक्ष थे, व्यवसायी थे दोनों, जो मतलब ट्रक होता है उसके पाइप बनाने का काम करते थे। उसमें एक व्यक्ति है अंकित शर्मा, उसका अपने चाचा और चचेरे भाई के साथ, उस मतलब चाचा के लड़के के साथ विवाद हुआ कल लगभग 11:30 बजे, और उसी में विवाद में कुछ मारपीट हुई और उसको कुछ चोटें आई। तो जब वो हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में उसकी कंडीशन खराब हुई और वहां पे उसकी डेथ हो गई। तो इसमें जांच के दौरान पता चला पीएम रिपोर्ट में कि ये होमिसाइडल नेचर की डेथ थी। तो उसमें फिर हमने मर्डर की एफआईआर की, और उसमें जो दो आरोपी हैं, जो मृतक है उसके चाचा है और एक उसके चाचा का बेटा गिरधारी शर्मा और उदय शर्मा, ये दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड को भेजा जा रहा है। पुलिस को क्या लगा था जब मामला सामने आया? तो पुलिस को लगा था ये मर्डर का मामला या किसी नॉर्मल हम लोगों ने उसमें मतलब पीएम कराया, पीएम के बाद ही हम कुछ कह सकते थे। उससे पहले कहना कुछ भी उचित नहीं था, क्योंकि उसकी हॉस्पिटल में जाके तबियत बिगड़ी तो एकदम से कहना मुश्किल था कि ये कोई अटैक वगैरह है या फिर ये जो उसको चोट लगी है उसकी वजह से उसकी हालत खराब हुई। जब पीएम हो गया, चीजें सामने आ गई, तभी हम लोग कुछ कह पाए। तो इससे पहले भी कोई हाथापाई आपस में की हुई थी क्या? ऐसा कुछ अभी तथ्य नहीं आया, जांच करेंगे, जांच में कुछ सामने आएगा तो पता चल जाएगा। नगर है, वहाँ दो व्यवसायी आपस में झगड़ गए थे। डोलोमाइट पत्थर के अवैध ब्लास्टिंग और उत्खनन को लेकर सीएमडीसी के अध्यक्ष सौरभ सिंह का बयान सामने आया है। बता दें आपको कि सौरभ सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया उसमें साफ तौर पर बताया कि डोलोमाइट पत्थर की अवैध ब्लास्टिंग को लेकर जो है बारूद के गलत उपयोग और उत्खनन का कार्रवाई होगी। अधिकारियों को जांच के लिए निर्देश दिया गया है। बता दें कि छीतापंडरिया गांव में जो है खनन माफियाओं द्वारा तालाब को ब्लास्ट कर डोलोमाइट पत्थर निकाला जा रहा था, जिसे शिकायत के बाद राजस्व, अमला और खनिज विभाग ने मौके पर पहुंचकर कई गाड़ियां जब्त की थी, मगर सप्ताह भर बाद भी दोषियों के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं दिख रही है। और ऐसे में वहीं मौके पर से जो है जब्त गाड़ियों को लेकर जो है पेनाल्टी लगा के छोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिससे अब शासन प्रशासन के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। आश्वस्त करना चाहता हूं कि बारूद का गलत दुरुपयोग ना हो और गलत तरह से अवैध उत्खनन ना हो। इसके लिए शासन के स्तर पर संबंधित जितने भी जिला प्रशासन के अधिकारी हैं और खनिज विभाग के अधिकारी हैं, उन पर निर्देश दिया जाएगा और इस पर निश्चित रूप से अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है तो मैं इस बात को आश्वस्त करता हूं कि उस पर जांच करके देखा जाएगा कि क्या गलत किया जा रहा है। हाट बाजार में जो दुकान आवंटित किया गया है उसका बहुत बुरा हाल है। कई दुकानों का महीनों से ताला खुल नहीं पाया है, तो वहीं असामाजिक तत्व जो है दुकानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि चारों ओर गंदगी का आलम है और समय पर साफ सफाई नहीं हो पा रही है। वहीं नाली साफ नहीं होने के कारण कचरे को दुकान के किनारे ही फेंक देते हैं। यही नहीं, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। निगम के जिम्मेदारों को कई बार अवगत करा चुके हैं, इसके बावजूद स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। और जो दुकानें लगी हैं उसके कई शटर सामाजिक तत्व जो असामाजिक तत्वों ने चुरा लिए हैं। कई लोगों ने दुकान तो ले ली परंतु खोलते नहीं हैं। जो सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग सब्जी लेकर नहीं बैठते, कोई पसरा हुआ है। जी, तो क्या क्या समस्या देखा जा रहा है? यहाँ पानी गिरता है तो पानी पूरा जाम हो जाता है, वहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है और पूरा पसरा खाली है, दुकान कोई नहीं लगाते। कहीं देखा जाए शटर भी नहीं खुला है? जी, खुलता ही नहीं है, कभी नहीं खुला? नहीं खुलता है। कितना दुकान होगा? लगभग यहाँ 100-150 दुकान है, उसमें से मिनिमम 25 दुकान खुलती है बस, वो भी सामान रखने के लिए, उसके बाद नहीं खुलते। नाली भी नहीं है? देखा कि नाली भी नहीं है और वहाँ पे का जो नाली बना गया है वहाँ पे
गड्ढा है, आने जाने लोगों को बहुत तकलीफ होता है। पसरा ये भी देखा कि जो बना है तो साथ वहाँ भी कोई नहीं दिखता है, कोई नहीं खोलता, सब नीचे में बैठते हैं, कोई ऊपर में नहीं बैठते। क्या क्या सुविधा नहीं है? क्या क्या सुविधा यहाँ पानी का भी नहीं है सुविधा। पानी गिरता है तो पूरा रोड जाम हो जाता है, आने जाने की दिक्कत हो जाता है। और नीचे में आने जाने के लिए जो सब्जी वाले लोग बैठते हैं ना, उसमें दिक्कत होती है आने जाने में। जिनको दुकान मिली है पसरा में, उनको पसरा में बैठते नहीं है, जमीन में ही बैठते हैं, तो हमको आने जाने में दिक्कत होता है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो जिनको पसरा मंडन हुआ है उनको पसरा में बैठना चाहिए, पानी की सुविधा और पानी का सीधा पानी मिलना चाहिए। सुलभ में तो पानी रहता ही नहीं है, जब भी जाओ सुलभ बंद हो जाता है। टाइमिंग कुछ मालूम है क्या सुलभ का? हाँ जी, सुलभ का टाइमिंग मालूम है क्या? नहीं वो पता नहीं है, बन जाते ही नहीं है। टाइमिंग में खुलता है। लेडीज हो, अपने को क्या जाना पड़ता ही नहीं है, जाओ तो बंद रहता, तो अपन जाते जाना ही बंद कर दिया वहाँ। आपका नाम बता। किशन साहू। देखा गया है कई दुकान कई सालों से बंद है, सही आदमी को मिला है। यहाँ भैया एक एक दुकान ना 4-4, 5-5 आदमी की दुकान मिला है, एक दुकान 4-5, 5-5 आदमी के नाम से, जिसको जरूरत है उसको मिला ही नहीं। हम खुद रोड में ठेला लगा के धंधा कर रहे, मतलब जो हकदार उसको नहीं। हाँ, उसको और निगम भी आके हमको परेशान करती, बंद कर दी। और यहाँ पूछती नहीं पूछती। कई शटर देखा चोरी भी, कई चोरी हो गया है। सब्जी भाजी भी चोरी होता है, तराजू बट चोरी हो गया है लोगों का। क्योंकि इतना बड़ा हाट बाजार बना है, कम से कम सरकारी कुछ तो रहना चाहिए सुविधा। पानी नहीं है ना कुछ नहीं है, यहाँ ढलान है एकदम, दोनों साइड से ढाल है, बीच में गड्ढा है, पूरा पानी भर गया ऐसे है ये। अच्छा, बीच में गड्ढा है। इसको कैसे बनना था? अगर आप है मतलब क्या होना था, कैसे इसको सीधा बनना था, पसरा एक साइड रहना था पूरा, दुकान एक साइड रहना, 3 सेट वाला बनना था, ये नहीं बनना। मंडी में बना ना सेम वैसा ही बनना था। दुकानों की हाइट भी ज्यादा रहनी, थी। ये गड्ढा बनाया नीचे, कोई मतलब नहीं, पानी गिरता है पूरा भर जाता है, नाली भी नहीं है, पूरा सड़ रहा है। देख लो, एक दुकान नहीं खुला, ढंग से खुला नहीं है, कोई धंधा नहीं करा, सड़ गया। एक घन मारोगे पूरा गिर जाएगा। आपका नाम? मोहम्मद इरफान अहमद। दुर्ग नगर निगम फुटकर व्यापारी संघ ने पिछले दिन हुए दुर्ग इंदिरा मार्केट में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई में हटाई गई दुकानों को पुनः व्यवस्थापना की मांग की है। लेकर आपको बता दें कि दुर्ग नगर निगम महापौर अलका बाघमरा से मुलाकात कहाँ की, उन्हें जल्द से जल्द व्यवस्थापना जो है किया जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। क्या आश्वासन मिला, क्या कहा? देखिए, जैसे कि हम लोग आज फुटकर व्यापारी संघ महापौर जी से मिलने आए हैं। हम लोगों को भूख मरने की रोजी रोटी का समस्या था, तो आज 25 दिन हो गया हम लोगों का व्यापार बंद था। आज हम लोग श्री महापौर से मिलने आए। महापौर जी ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि आप लोगों का व्यवस्थापन होगा। देखो, जगह अभी कोई सुनिश्चित नहीं किया गया है, जगह उन लोग देख रहे हैं। जिस दिन जगह हो जाएगा उस दिन हम लोगों के पास मैसेज आ जाएगा, उसके बाद हम लोगों को बताया जाएगा। कब तक मिलने की उम्मीद है? अब देखिए, कब तक का नहीं कहा जा सकता, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, अब उनके ऊपर है। जगह जहाँ चयन हो तो उस हिसाब से बताएंगे, हमारा व्यवस्थापन होगा। भी कहा गया था कि इनको व्यवस्थापन के लिए जगह दे दी गई है, इनको कई बार नोटिस दे दिया गया, उसके बाद भी इन लोगों के द्वारा वहाँ से नहीं हटा गया है। देखिए, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है, अफवाह कई तरह का उड़ता है। अभी हम लोग जिस हिसाब से अपना मांग को लेकर आए थे, महापौर जी हमारी मांग को कहा है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा आप लोगों के लिए सोचा जाएगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत से पहले जानकारी दी। और मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि 29 मई से 12 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा। और आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लैब टू लैंड मंत्र को साकार करने में बड़ा कदम है। यह अभियान एक देश एक कृषि एक टीम की अवधारणा को मजबूती देगा। खरीफ फसलों की आधुनिक कृषि पद्धतियों को लेकर किसानों को जागरूक करेंगे। और साथ ही मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि सरकार की योजनाओं और नीतियों के अभियान के माध्यम से जानकारी देंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत जो है खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं किसानों और बीज उत्पादक लोगों से चर्चा की जाएगी और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
डायरेक्टर एग्रीकल्चर यहाँ उपस्थित हैं और फिशरी के भी अधिकारी यहाँ पर हैं सभी। तो कुल मिला करके जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर है उन सब को लेकर के हम गांव-गांव में जाकर के यह इस अभियान के संदर्भ में लोगों को जागरूक भी करेंगे और कैसे इन क्षेत्रों में मिलेट्स का खेती को और बढ़ावा दिया जा सके, तेलहन का खेती कैसे बढ़े, दलहन का हम कैसे उत्पादन और बढ़ा सकें। जिला प्रशासन के प्रमुख से फिर डायरेक्टली हमारे अधिकारी बात करके संदेश दिए जा चुके हैं। देश के यशस्वी कृषि मंत्री जी का भी लगातार पूरे देश भर के राज्यों के मंत्रियों के साथ उनकी बैठकें हो चुकी हैं। अधिकारी लेवल पे भी लगातार चर्चा हो रही है, बातें आगे बढ़ रही है और स्वयं माननीय कृषि मंत्री जी छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एक स्थान पे आने वाले हैं। यद्यपि उनका कार्यक्रम 31 तारीख को है। फिर हम लोगों ने अभी मैं बात करके आगे कुछ बढ़ाने का हमने निवेदन किया है कि समय थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, हमें मिले, क्योंकि 31 तारीख तक हमारा स्वराज अभियान चल रहा है, सुशासन तिहार। तो इसके बाद अगर रखेंगे तो और बेहतर हो सकेगा। कुल मिला के विषय नेताजी, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ कृषि बाहुल्य राज्य है और यहाँ पे यह टीम प्रदेश के समस्त 33 जिलों में जाएगा और सभी टीम में भारत सरकार के जो कृषि वैज्ञानिक हैं उस टीम में शामिल रहेंगे और ये टीम एक दिन में 2 जगहों में इनका कार्यक्रम होगा और एक कार्यक्रम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उनकी जो संकल्प है, उनकी कल्पना है कि लैंड टू लैंड उन्होंने मंत्र दिया था कि लैंड में हम क्या कर रहे हैं, हम किसानों के बीच में जाके बताएं। वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहे हैं, इसके बारे में काम करना हमारा दायित्व है। देश भर के जब रिसर्च करने वाले जब रील आ रहा है, पूरा टीम आ रहा है, उनके बीच जा रहा है, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि निश्चित ही इसका एक सकारात्मक परिणाम देश भर में आए। माननीय मंत्री महोदय, मैं शशांक खरे पूछना चाहता हूं कि अभी तक आपने रोडमैप का खुलासा नहीं किया है, तो क्या हमारी जो टीम होगी, हमारा जो अमला होगा, वो कैपिटल राजधानी से होकर बस्तर तक जाएगा या फिर हम सब जगह एक साथ उसका क्रियान्वयन करेंगे? और दूसरी बात यह है कि कृषि विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है कि हमारी जो आर्थिक समृद्धि है, हमारा जो आधार है कृषि विभाग है, तो कृषि विभाग में इतनी सारी अच्छी योजनाएं बनती हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंचती, एक आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती। उसका कारण क्या मानते हैं? उस कमजोरी को कैसे दूर करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी योजना जो भी बनती है निश्चित तौर पे धरातल पे उतारने के लिए ही काम हम करते हैं। धरातल पे उतरते तब रही बात की मैंने बताया पहले कि हम लोगों ने सॉइल हेल्थ का हमने बांट दिया, लेकिन उसके आधार पे लोग खेती तो नहीं कर रहे हैं, हमें जागरूक तो करना है। तो इस दिशा में लगातार हमारा विभाग या हम सब मिलकर मॉनिटरिंग करते हैं और जहां तक रोड मैप की बात है तो पूरे रोड मैप हमारे बने हुए हैं। 33 जिलों में हमारे सभी जो टीम है, सभी टीम को वहां पहुंचना है। क्यों?
उनके लिए भी वहां भारत सरकार से वहां नोडल डिपार्टमेंट वहां बनाया गया है, उनके बारे में भी लगातार जानकारी ली है। मंत्री जी हेलो, निश्चित ही अलग अलग क्षेत्रों में कई ऐसे सुगंधित धान की खेती लोग करते हैं और उसकी बेहतर मार्केटिंग कैसे हो सके, उनकी पैकेजिंग कैसे अच्छा हो सके, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि अभी कोरिया जिले का एक बहुत नाम आया शहद का उत्पादन। मैं स्वयं वहां गया था और मैंने जो कि प्रधानमंत्री जी मन की बात ने भी जिक्र किया, मैं उसे देख करके और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसे अच्छी मार्केटिंग, अच्छी पैकेजिंग की कैसे व्यवस्था हो सके और अच्छे कंपनियों के साथ कैसे टाइप करके हम मात्रा कैसे बढ़ा सकें, इस दिशा में भी हम लोगों ने निर्देश दिया है। और इसी प्रकार से जियो टैगिंग की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी लगातार हम प्रयास करें। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ का धान जो सुगंधित जो चावल है, उसकी जो खेती हो रही है, उसका भी हम लोग एक सभी जगह उसका बकायदे मार्केट मिल गया है, उसके आधार पे हम बेहतर मार्केट तक पहुंचाएंगे। मंत्री हो जाए, जबकि उसमें उस पौधे को या उस मिट्टी में जानकारी निकल कर सामने नहीं आई, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसा है, उनके पास कोई मुद्दा बच नहीं रहा। जब जाति जनगणना का घोषणा नहीं हुआ था तो देश भर में घूम घूम के कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक देश को गुमराह करने का कोशिश किया। कभी संविधान की दुहाई दे करके, कहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर के और जनगणना को लेकर के। अब जातिगत जनगणना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब पार्लियामेंट में घोषणा कर दी, तो इसमें मैं समझता हूं कि कांग्रेस हो या बाकी दल जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध गाहे बकाहे कुछ न कुछ अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, उनका एक तरह से मुद्दा पूरी तरह से छीन गया। अब लगे हैं कि उसका रूपरेखा नहीं आया, कब करेंगे, कैसे करेंगे। भाई इंतजार तो करो, वो भी हम करने वाले हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसे करके भी दिखाते हैं। यही नहीं बल्कि शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी करते हैं और उद्घाटन भी वही करते हैं। इसलिए इनको अभी थोड़ा सब्र करना चाहिए। मैं समझता हूं युक्ति उपकरण में पूरी तरह से साफ है, क्लियर समझना चाहिए और लोगों को जो गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि सच्चाई को जानना चाहिए। जहां हम शिक्षक अतिरिक्त रखे हैं वहां को हम कहीं न कहीं तो भेज करके बैलेंस करेंगे। शिक्षक किसके लिए? बच्चों के लिए, बच्चों का भविष्य संवारने के लिए। और स्कूलों खुले हैं, स्कूल खुले हैं, स्कूल में अगर बच्चे नहीं हैं तो उसे बंद करके दूसरे में हम शिफ्ट करके उसी एक ही कैंपस में, एक कैंपस में दो दो तीन तीन स्कूलें चल रहे हैं और अनावश्यक रूप से वहां कई शिक्षकों को संलग्न किया गया है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये व्यवस्था यही रहे कि सुधार हो? छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था को हमारी सरकार बेहतर करना चाहती है, सुधारना चाहती है। इस दिशा में युक्तिकरण करने का सरकार ने निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि सबके हित में। सर फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
क्या रंग खिला